हाय गाइस। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। आज हम करने वाले हैं एक छोटी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके चैप्टर पे, जिस चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, किस टाइप से उनके आप आंसर्स लिख सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स होने चाहिए, चलिए हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे को इस क्वेश्चन में लिस्ट डाउन करना है कि 3 प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं रूट्स के। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हम पहले अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, द 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, एंड देन उसके बाद जो 3 मेन फंक्शन है रूट्स के। सबसे पहला कि जो रूट्स होती है वो प्लांट्स को सॉइल में फिक्स करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा जो होता है ये होता है कि अब्जॉर्ब करती है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, एंड कंडक्ट करती है अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स को स्टेम तक, यानी कि उसे स्टेम तक पहुंचाती है। तो जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे को 3 प्राइमरी फंक्शन लिखने हैं, तो वहाँ पे जो मेन फंक्शंस होते हैं हमें उन्हें लिस्ट डाउन करना होगा सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंशन 4 पर्पसेस फॉर विच प्लांट्स नीड वाटर। अब हमें यहाँ से सीधा पूछा गया है कि भाई 4 पर्पस बताओ जिसके लिए हमारे प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत है, यानी कि H2O का नीड क्यों है हमारे प्लांट्स को। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत होती है प्लांट्स को वाटर की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपके वाटर के साथ में ही रिएक्ट करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में जब ट्रांसपिरेशन होती है, यानी कि ट्रांसपिरेशन कब होती है, जब जो आपकी लीफ होती है उसके सरफेस से पानी का इवापोरेशन होता है और जो लीफ का टेम्परेचर होता है वो डाउन चला जाता है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को। इसी पानी के थ्रू जो डिज़ोल्व मिनरल्स हैं वो स्टेम से आपकी लीव्स के एंड तक जाते हैं, शूट तक जाते हैं। ठीक है, देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्टिफनेस भी वाटर प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक टर्गर प्रेशर बनाकर रखता है। ठीक है, एक स्टिफनेस बनाकर रखता है आपका जो वाटर होता है, इसकी वजह से ये आपके प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेयर आर द मिनरल न्यूट्रिएंट्स मोस्टली यूज्ड इन प्लांट्स। कहाँ पे ये जो मिनरल्स होते हैं जिनको जो हमारी रूट्स होती हैं ये अब्जॉर्ब करती हैं, ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हमारे पास कि ये फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इन सेल ऑर्गेनरीज के लिए यूज़ होते हैं, साथ में वेरियस कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से फ्रेम करेंगे दैट द मिनरल न्यूट्रिएंट्स are used by plants in formation of cell and cell organelles as well as in synthesis of various compounds and enzymes. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे भी हमारे को लिस्ट करने हैं 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स दैट इनेबल देम टू विड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि हमें 3 करेक्टरिस्टिक्स रूट के ऐसे बताने हैं। यहाँ पूरे प्लांट के नहीं पूछे हैं, सिर्फ रूट के पूछे हैं, जो कि उनको हेल्प करता है पानी को सॉइल से खींचने में। तो यहाँ पे हम सीधे अपने जो 3 इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं रूट्स के उसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो जो रूट्स होती है उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो एक जाले के तरह बहुत बड़े से एरिया में फैली होती है। एक मेन रूट होती है, देन उससे आपकी सब रूट्स एंड रूट हेयर्स निकलती चले जाती हैं। इसके बाद में जो रूट हेयर्स हमारे होते हैं उनके अंदर एक सेल सेप होता है, यानी कि उनके अंदर एक कंसनट्रेटेड लिक्विड होता है, सेल सैप उनके अंदर होता है। ठीक है, ये सेल सैप क्या करता है, इसका बहुत हाई कंसनट्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग वाटर है वो सेल के अंदर चला जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, देन इसके बाद में जो रूट हेयर्स होते हैं उसकी थिन वॉल होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसकी होती है, बहुत ही थिन वॉल्स होती हैं, जिससे कि जो हमारा पानी है जो H2O है वो बहुत इजीली सॉइल से हमारे जो प्लांट है उसके अंदर विड्रॉ हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन वी कॉल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट, इफ सो हाउ।
सबसे पहली बात आती है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जिन ट्रांसपोर्ट्स में एटीपी रिक्वायर्ड होता है उन्हें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यानी कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफ्यूजन जो है, यह आपका एक काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसके आंसर में हम लिखेंगे येस, we can call diffusion as passive transport as it occurs according to concentration gradient। जो डिफ्यूजन हो रहा है ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें हमारे को कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसमें कोई एनर्जी जो है वो एक्सपेंड नहीं होती। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या है, ये हमारा एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर इसमें हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड होती, एटीपी रिक्वायर्ड होता, तो ये आपका एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। हमने जस्ट अभी इसके बारे में बात करी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। बाकी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो है ये दोनों के दोनों हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेल केप्ट इन अ सर्टेन सोल्यूशन ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम, कमेंट अपॉन दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे हमें बोला है कि ये मेरे पास पे एक सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने अपना ये सेल रखा और कुछ टाइम के बाद ये सेल मेरा फट गया। तो भाई ये जो सोल्यूशन है ये किस काइंड ऑफ का सोल्यूशन है, मुझे इस सोल्यूशन पे कमेंट करना है, ना कि मुझे इस सेल पे कमेंट करना है, मुझे इस सोल्यूशन पे कमेंट करना है। तो हम लोगों ने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे अगर हमारा सेल फटा है तो सेल फटने का मतलब ये है कि ये जो सेल था इसके अंदर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई, यानी कि इसके अंदर वाटर इतना ज़्यादा चला गया कि जिसकी वजह से ये फट गया। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। तो ये किस केस में होगी, ये इस केस में होगी जब जो हमारा बाहर का सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा अंदर वाले से। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सेल के अंदर पानी जा रहा है, यानी कि सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल के बाहर जो पानी है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि मोर कंसंट्रेटेड लिक्विड जो है वो सेल के अंदर है और सेल के बाहर जो है वो हमारा डाइल्यूटेड लिक्विड है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक है, यानी कि बाहर हमने एक डाइल्यूट सोल्यूशन रखा है जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेल के अंदर रैपिड पानी घुसने लग गया और उसकी वजह से जो हमारा सेल था वो क्या करा, वो ब्रस्ट कर गया। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द सेल सैप, अ सेल विल kept in hypotonic solution swells and finally burst due to endosmosis। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, देखो ये तो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हमारे पास है तो ये हुआ। अगर मेरे पास में ऐसा सोल्यूशन होता जिसमें मुझे बोला होता कि सेल रखा और वो श्रिंक कर गया, तो उसका मतलब होता मेरे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल के बाहर आपका पानी आने लग जाता है। ठीक है, जो सेल के अंदर का सेल से आपका वाटर होता है वो बाहर आने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है। और अगर यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होता है कि जो सेल रखा गया है उसमें नो चेंज था, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो यानी कि इसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन रखा हुआ था। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है उसका कंसंट्रेशन सेल सैप के जितना ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऐसा क्वेश्चन है, देखो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को नेम द फॉलोइंग दिया है, इसका हमारा जो आंसर है वो 1 से लेकर 2 वर्ड्स का होगा, क्योंकि हमारे को सिर्फ नाम बताना है इस चीज़ का। ठीक है,
द स्टेट ऑफ अ सेल व्हेन इट कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर वाटर, यानी कि अब अगर उस सेल के अंदर और पानी गया तो वो जो सेल है वो फट जाएगा, तो इस स्टेट को बोलते हैं टर्गिड। ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं टर्गिड, कि अगर अब इस सेल के अंदर और पानी गया तो सेल मेरा फट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द प्रेशर ऑन द सेल कंटेन्स ऑन द सेल वॉल। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में जो सेल वॉल पे मेरा प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, द कंडीशन दैट इज ऑपोजिट टू टर्गिड, मतलब कि ये जो टर्गिड है इसकी ऑपोजिट क्या मेरी कंडीशन होती है, तो उसे आपका फ्लैसिड कहते हैं। ठीक है, फ्लैसिड का मतलब है कि उसका सारा पानी ड्रेन्ड आउट होगा, सूखा हुआ वो होगा। ठीक है, द स्टेट ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल आफ्टर री एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, अब मेरे को ये बोला गया है कि भाई जिस सेल में आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा, जब वहाँ पे री एंट्री होगी पानी की, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, तो उस स्टेट को हम डीप्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे, ऑपोजिट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेशर अंडर विच वाटर पासिस फ्रॉम लिविंग सेल टू अ रूट इनटू जाइलम। ठीक है, लिविंग सेल ऑफ रूट से जाइलम में जब पानी जा रहा है तो किस प्रेशर के अंडर वो जा रहा है, तो उसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब रूट प्रेशर में क्या होता है कि भाई नीचे से कॉन्टिन्यूस पानी का फ्लो आ रहा है, तो वो इतना ज़्यादा उसको प्रोपेल कर देता है कि वो रूट के हेड से हट के सीधा जाइलम की जो हमारी ट्यूब होती है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमारे को पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द स्टेम आइदर द जाइलम और द फ्लोएम इज लोकेटेड डीपर इंटरनली। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली ये पूछा गया है कि भाई इसमें से ये यानी कि जाइलम और फोलम में से कौन सा हमारा स्टेम का पार्ट है। स्टेम का कोई और पार्ट नहीं पूछा है, सिर्फ जाइलम और फोलम से ही पूछा है कि वो बहुत अंदर यानी बहुत डीपली लोकेटेड है इंटरनली। तो इसका आंसर है हमारा कि जाइलम जो होता है वो ज़्यादा डीप होता है, फोलम जो होता है वो रिलेटिवली सुपरफिशियल होता है आपकी लोकेशन में, लेकिन जाइलम जो होता है वो बहुत अंदर होता है, बहुत डीप होता है, क्योंकि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत प्लांट को होती है। वाटर के बिना प्लांट आपका एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो हमारा जाइलम होता है वो इतना प्रोटेक्टेड होता है और इसलिए उतना डीपली वो लोकेटेड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है आपका सेल वॉल पे, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि भाई ऐसा प्रेशर जो कि सेल वॉल पे लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल के जो कंटेंट्स होते हैं उसकी वजह से ये प्रेशर लग रहा होता है, तो इसे आपका टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, दैट टर्गर प्रेशर इज़ द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे उनके हम करते जाएंगे, एंड में हम आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।